फर्स्ट ग्रुप के अकाउंट्स में एक बहुत बेसिक चैप्टर है दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। और ये टॉपिक जब अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर ले तो काफ़ी कुछ अपने को आगे भी हेल्पफुल हो जाएगा अगले टॉपिक्स के अंदर में, बेसिकली सेकंड ग्रुप के अकाउंट्स में। एनीवेज, कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, अब क्या होगा ये टॉपिक के अंदर में, पहले तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड सेकंडली व्हाट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट यानी जब हम कोई दूसरे कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स यानी दूसरे कंपनी के सिक्योरिटीज खरीदते हैं या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदते हैं यानी सिक्योरिटीज खरीदते हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा, अकाउंटिंग कैसे होगा। सर उसमें इतना क्या सोचने वाला विषय है। देखो अपने को दो तीन चीजें देखना पड़ेगा। फेस वैल्यू अलग रहती, एक्विजिशन कॉस्ट अलग रहती, इसको हम बोलेंगे परचेस प्राइस और इसको हम बोलेंगे नॉमिनल प्राइस। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, अगर डिबेंचर की केस की बात करूं, यानी फॉर एग्जांपल रामा लिमिटेड है और रामा लिमिटेड ने 12% डिबेंचर इशू किए हुए 100 रुपीज ईच के, 100 रुपीज पर डिबेंचर के, तो ये कंपनी को बैच देना पड़ेगा। कितना बैच देना पड़ेगा, साल भरे का बैच है 12% पर एनम, ये जो अपन सामने लिख रहे हो। अब 12% से बैच देना, तो ये बैच कब देना पड़ेगा, रोज के रोज थोड़ा थोड़ा देते हैं क्या, नहीं, उससे एक पर्टिकुलर डेट, ड्यू डेट रहेंगी। सपोज साल में 2 बार देते होंगे, साल में क्वार्टरली देते होंगे, एनुअली देते होंगे। लेट अस टेक दे पे द इंटरेस्ट एनुअली ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू होता और 2-4 दिन में पेमेंट हो जाता होगा। हाँ तो सर, अब मैंने ये कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, सपोज आई परचेस्ड अक्वायर्ड 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने के हो जाएंगे वो, 1 लाख रुपए के। मैंने परचेस किए 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर, 1000 डिबेंचर्स। और कितने में खरीदे मैंने खरीदे एट द रेट ऑफ 104 रुपए, यानी जब मैंने खरीदे तब 1,04,000 रुपए में खरीदे। अब मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डिबेंचर्स क्या बताऊं, बैलेंस शीट में 1 लाख के बताऊं या 1,04,000 के बताऊं। मैं एंट्री करते समय बाय डिबेंचर नाम का इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ रामा लिमिटेड 1 लाख लिखूं या 1,04,000 लिखूं। सर जितने में लिया होगा वही बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,04,000 हुई क्या। हाँ, सपोज आई हैव परचेज देम ऑन 1/4/2020, तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया से दिस इज, और मैंने यहाँ पे लिखा है 1/4/20 को टू बैंक। जो डिबेंचर की नॉमिनल प्राइस 1 लाख रुपए थी, वो मैंने 1,04,000 में खरीदा। दोनों भी चीजें मैं लिख देता यहाँ पे, बराबर है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 31/3/2020 को क्या पोजीशन रहेंगी, 31/3/2021 को क्या पोजीशन रहेंगी। सर आपने इसमें से कुछ डिबेंचर बेचे क्या, नहीं बेचे। नहीं बेचे तो बैलेंस रहेगा मेरे पास में 1 लाख के डिबेंचर्स है, जिसके ऊपर में जिसकी एक्विजिशन कॉस्ट 1,04,000 है। इसके अलावा बीच में एक तारीख भटकेंगी, कौन सी तारीख भटकेंगी 31 मार्च, उस दिन आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नाम की कमाई। क्यों, 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू होता, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक और बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल, वॉट एवर इट इज। अगर 31 मार्च को बैच मिल गया होगा तो मैं लिख दूंगा बाय बैंक। कितना इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को, 1 लाख, ये फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट दिया जाता। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय कौन सी इन्वेस्टमेंट है मेरी इन्वेस्टमेंट है 12% डिबेंचर इन रामा। तो जब खरीदा तब 1,04,000 में खरीदा था, फेस वैल्यू 1 लाख, बैच क्या पे मिलेगा 1,04,000 पे कि 1 लाख पे, 1 लाख पे। 1 लाख का 12% कितना होता है, 12,000 रुपए। बाय बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये काय में जाएगा, टू P&L, कितना जाएगा 12,000 रुपए, और ये 1,04,000 रुपए। एकदम सिंपल प्रॉब्लम लिया मैंने मेरे जैसा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं की। बट यही प्रॉब्लम अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये सेम क्वेश्चन के अंदर में मैं 31/3/2021 तक के पूरे 1 लाख डिबेंचर कैरी नहीं करता था, यानी मैंने समझ लो 50,000 डिबेंचर बेच दिए। कब बेचे, 1 अप्रैल 2020 को लिया था मैंने, 1 अक्टूबर 2020 को बेच दिए। कितने डिबेंचर बेचे मैंने, 50, यानी 500 डिबेंचर सोल्ड, 500 डिबेंचर्स ऑन 1/10/2020 एट द रेट ऑफ कितना, 106 रुपए पर डिबेंचर।
सर एक क्वेरी है। क्या क्वेरी है? सर अगर अपन 1/10/2020 को बेच देंगे, यानी वो डिबेंचर जिनको हमने 6 महीने पाला है ने सर अपने पास में रखा, हमने पैसे दिए थे, तो उस पे का बैज नहीं आएगा क्या सर? ये जो आप बोल रहे 500 डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू 50,000 रुपए है, उसके ऊपर में बैज 6 महीने का आपने बेच दिया, जिसको बेचा उसको बैज मिलेगा, हाजिर तो वजीर, जिसके पास में डिबेंचर रहेंगे 31 मार्च को उसको डिबेंचर का बैज मिलेगा। सर वो तो सामने वाला फायदे में है। हाँ, फिर जब आप बेचेंगे तब उसको बोलो ना कि भैया तेरे को 6 महीने के इन्वेस्टमेंट पर 12 महीने का बैज मिल रहा है यार, यू शुड पे द इंटरेस्ट टू मी ऑल्सो। तो जब मैं उसको बेचता ना चीजों को 106 रुपए में, तो आई जनरली इंक्लूड the amount of interest, that is called as sold 500 debenture on 1/10/2020 at the rate of 106 rupees per debenture, कम इंटरेस्ट। सर कम इंटरेस्ट ने इंटरेस्ट कम कर देना नहीं ना रे बाबा, कम का मतलब रहता है इंक्लूडिंग। ऐसा बहुत बार अपन सुनते ना कि अपन एक प्रोडक्ट लेके आते तो बोलते सर दिस इज अ टीवी कम रिकॉर्डर, मोबाइल कम कैमरा, उसमें कम है ना, इंक्लूडिंग वो चीजें रहती। तो इसके अंदर में हम सिर्फ सामने वाले को डिबेंचर ही नहीं बेच रहे, उसके पेट में जो इंटरेस्ट है ना 6 महीने का, वो इंटरेस्ट भी दे रहे पेट में है ना, दैट व्हाट इज इंक्लूडेड देयर इन। तो जो मेरे को 106 रुपए दे रहा है वो काय के लिए दे रहा, नॉट ओनली फॉर डिबेंचर बट ऑल्सो फॉर बैच। आर यू गेटिंग? देखो थोड़ा सा बेसिक से वापस चालू करते। जब मैंने 1/4/20 को डिबेंचर खरीदा, तब कब खरीदा? 1/4/20 को। कहां से खरीदाऊंगा मैंने? मार्केट से खरीदाऊंगा या कंपनी से खरीदाऊंगा? इसके पहले कंपनी ने बैच कब दिया था? 31 मार्च को, और आज क्या तारीख है? 1/4/2020। तो इसके ये डिबेंचर जो मैंने खरीदे उसके पेट में बैच है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम डे खरीद लिया मैंने। तो जब मैंने खरीदा तब मैंने लिखा बाय 12% डिबेंचर टू बैंक। कितना लिखा मैंने यहाँ पे? 1,04,000, 1,04,000, और ब्रैकेट नरेशन में लिखा बीइंग डिबेंचर ऑफ रुपीज फेस वैल्यू 1 लाख परचेस्ड एट द रेट ऑफ 104 पर डिबेंचर। अब देखते ही देखते क्या हुआ, 1/10/2020 आया, और अब मैंने ये 50,000 के डिबेंचर्स बेचे, 50,000 नॉमिनल वैल्यू, जिनकी कॉस्ट कितनी होंगी रे? जो 1/10/2020 में यहां लिखता 1/10/2020, मेरे को बताओ यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा, जब मैंने 1/10/2020 को डिबेंचर बेचे तो मेरे को प्रॉफिट हुआ होगा क्या? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू है 500 डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय 106। कितने होते हैं 500 डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय 106? सर 50,000 और 6 3 यानी 53,000 रुपए, 53,000 रुपए में मैंने बेचे। पूरे 53,000 सामने वाले ने जो दिए मेरे को डिबेंचर के दिए क्या? नहीं, लेस इंटरेस्ट। कितने महीने का इंटरेस्ट पे किया उसने? 6 महीने का। कितना होता? 50,000 के ऊपर में 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। करो ना, 50,000 के ऊपर में 12% इंटू 6/12 कितना आ रहा? 3,000 रुपए उसने मेरे को दिए बैच के, यानी एक्चुअल सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी हुई? सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई 50,000 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने हैं? मैंने ये 50,000 डिबेंचर जब खरीदे थे तब कितने में खरीदे थे? देखो मैंने खरीदे थे सर 1 लाख डिबेंचर, आपने खरीदे थे 1,04,000 में। तो 50,000 की कीमत कितनी होंगी? उसकी कीमत होंगी 52,000, यानी 52,000 के डिबेंचर आपने सिर्फ 50,000 में बेचे। सर अपने तो 53 में बेचे तो 3,000 रुपये तो बैच की हो गए वो, यानी बेसिकली डिबेंचर गए कितने के? 50 के। देयरफॉर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सॉरी इशू क्या का? सेल ऑफ डिबेंचर्स कितना है? 2,000 रुपए का लॉस। क्या एंट्री करूंगा? 1/10 को मैं बाय बैंक, कितने रुपए आए मेरे को? 53,000। उसमें से 2 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के नाम पे कितने आए? 3,000। 2 क्या बेचा मैंने? 2 बेचे मैंने डिबेंचर्स। एक मिनट थोड़ा नीचे लिखता। 2 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना? 3,000। 2 12% डिबेंचर कितने के? 52,000 के, जिसकी कॉस्ट 52,000 रुपए है। तो अपने को यानी 52,000 की चीज कितने में बेचे अपन ने? 50,000 में। तो यहाँ पे क्या हुआ? लॉस ऑन सेल ऑफ डिबेंचर कितने का?
2000 का। अब ये होगी एंट्री। अब करेंगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करेंगे तब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 50,000 का बैलेंस तो बचा नहीं, तो 50,000 यहाँ पे भी नहीं बचेगा ना भैया। यहाँ पे अपने 50,000 के डिबेंचर बेचे। कितने में बेचे अपन ने इसको, बाय बैंक टू डिबेंचर 50,000 रुपये। नहीं सर 53,000 में बेचे, नहीं, एक्चुअली ये एंट्री की दो एंट्री कर सकते थे आप। एक एंट्री होती थी बाय बैंक टू डिबेंचर इंटरेस्ट 3,000, और एक एंट्री होती थी बाय बैंक टू कितना 50 टू 12% डिबेंचर कितना 52, और बीच में का जो डिफरेंस है वो जाता था लॉस में। तो डिबेंचर के अकाउंट में कितना जाएगा 50। कितने के डिबेंचर कम हुए 52 के। यानी अगर मैं यहां पे बोलूं तो बाय सेल अगर बोलूं तो यहां पे 52,000 बोल दूंगा मैं, और एक अलग से अकाउंट बना के 52,000 के डिबेंचर 50,000 में बेचे 2,000 का लॉस, ऐसा कर सकता है। या फिर यही की यही पे टिकाना है तो मैं यहां लिख दूंगा बाय बैंक कितना 50 और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ डिबेंचर कितने 2,000। बैलेंस कितने बचे 50,000। देखो इधर की टोटल 1,00,000 की थी नॉमिनल वैल्यू, 50,000 बेच दिए, 50,000 बचे। खरीदे कितने में थे 1,04,000 में, उसमें से 52,000 कॉस्ट के बेच दिए, तो बचे कितने 52,000 रुपए के। सिंपल विषय, गॉट द सेम। और इंटरेस्ट अकाउंट में क्या एंट्री करूंगा, अब बाय बैंक करूंगा क्या, नहीं, दो बार एंट्री होंगी। एक आएंगी 1/10/20 को बाय बैंक, कितने रुपए आए थे 3,000 रुपए, और 31/3/2021 को कितने पैसे आएंगे बाय बैंक, वो अब सिर्फ 50,000 रुपए पे आएंगे। 6 महीने पूरे 12 महीने का ब्याज मिलेगा, लेकिन कितने पे मिलेगा 50,000 पे। 50,000 का 12×5 = 60, कितना रुपए मिलेगा 6,000 रुपए। तो पीएनएल में कितना जाएगा, 2 पीएनएल जाएगा 9,000 रुपए। ये होगा बेसिक, थोड़ा समझने की कोशिश तो करो। व्हाट डू यू मीन बाय कम इंटरेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट यानी 106 रुपए कम इंटरेस्ट पकड़ के, या फिर 101.50 रुपए एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या रहता है कि भाई मेरे को डिबेंचर के 101 रुपए 50 पैसे लगेंगे, और इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट होगा वो अलग से देना पड़ेगा। तू आज दे या जिस दिन तेरे को मिलेगा उस दिन लाके दे, बट वो अलग से देना पड़ेगा। ऐसे भी टर्म्स रहते हैं। तो मेरे और खरीदने वाले के बीच में जो टर्म्स रहेंगे दैट विल बी देयर इन। हम कम इंटरेस्ट बेच रहे हैं, एक्स इंटरेस्ट बेच रहे हैं, आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। अब जनरली क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन जो होते, सपोज मेरा नाम है राम और इसका नाम है समझ लो श्याम, तो राम और श्याम के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे तो मार्केट में हो रहे, लेकिन मैं श्याम को पहचानता नहीं, वो राम को पहचानता नहीं। फिर क्या होगा, कोई तो भी ब्रोकर रहेगा, फिर ब्रोकर हमारे से ब्रोकरेज भी लेगा। जब मैं सेल करता हूं और ब्रोकरेज पे करता हूं तो मेरी सेल वैल्यू कम हो जाती। मेरे को मिल रहे 1,05,000 रुपए, उसमें से 500 रुपए तो उसको दे दिए, तो मेरे हाथ में कितना है 1,400-500। और जो खरीद रहा वो भी ब्रोकरेज पे करता, दोनों भी जन उसको ब्रोकरेज पे करते, तो खरीदने वाले के लिए ब्रोकरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में चले जाता, और बेचने वाले के लिए ब्रोकरेज सेल कंसिडरेशन में से माइनस हो जाता। सर ऐसे भी पॉइंट आएंगे, बहुत सिंपल विषय है। थोड़ा सा तो किचकट रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम चिल्लर चीजें दे देंगे आपको। देखो जैसा ये प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया, वैसा एक प्रॉब्लम मैंने नोट्स में भी देख के रखा था। 4,000 8% डिबेंचर 100 ईच परचेस फॉर 4,04,000। हमने 4,000 डिबेंचर खरीदे ऑफ 100 ईच एट 4,04,000। कब खरीदे 1/11/16 को। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, शाबाश 30/6 और 31/12। यानी हमने खरीदते समय ही कम इंटरेस्ट खरीदा। दिख रहा ना उसके अंदर में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है करके 4,04,000 के अंदर में। तो कुछ अमाउंट हमने क्या दिया होगा इंटरेस्ट का, और कुछ अमाउंट दिया होगा हमने कॉस्ट का। तो 4,04,000 के दो टुकड़े हैं। 4,04,000 टोटल पे किया, लेस इंटरेस्ट कितना पे किया 4,000 इंटू 100, यानी 4 लाख के है ना ये, तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8%। कब खरीदा रे बेटा ये 1/11 को। इसके पहले बैच कब खत्म हुआ है 30/6 को। तो जिससे मैं खरीद रहा उसने कब का बैच खाया हुआ है 30/6 का, फिर 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना और 10वां महीना, 4 महीने उसने पाला और मेरे को लाके दे दिया। तो 4 महीने का उसको बैच देना पड़ेगा ना, तो 4 महीने का मैं बैच दूंगा। 4 लाख इंटू 8%
इंटू 4/12। सर 12 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ये जो 8% है वो कितने महीने का है? 12 महीने का। तो 4 लाख डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 8%, 32,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 10,667 आना चाहिए। 4 महीने की बात करो तो 4 महीने होंगे ना, 1/11 तक के, 30/6 और 31/12 के बीच में। यस, तो ये आ गया 10,667। यानी जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 10,667, और बचे हुआ जो रहेगा 3,93,333 हो जाएंगे उसकी कॉस्ट, और फिर अपने को अकॉर्डिंगली एंट्री करनी पड़ेगी। देखो कब की डेट थी? 30/6 को अपन खरीद रहे हैं। कौन से डिबेंचर है? 8%, और उसमें से आधे अपन ने, ये 9% बोल रहा है, 1 मिनट, है ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। बेटर रहता था कि अपन दोनों जगह पे 9 ले लेते थे। मैं ये 8 को यहाँ से मिटा के यहाँ पे 9% कर देता, 9% कर दिया। अगर 9% कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा है, ये गोल गोल फिगर भी आ गई, ये आ जाएगा 12,000 रुपये। तो ये हो जाएंगी 4 में से 12 गए तो 3,92,000। अब मैंने जो प्रॉब्लम लिया था सिंपल सिंपल तुम्हारे सामने, उसमें 1/4/20 को खरीदा था, तो खरीदते समय में कम इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ बेचते समय कम इंटरेस्ट था। ये वाला जो प्रॉब्लम लिया है उसके अंदर में खरीदते समय में भी कम इंटरेस्ट है। तो मैंने क्या किया? एंट्री किया। देखो 3 में इन्वेस्टमेंट खरीदी और 12,000 का बैच दिया। बैच एंट्री देखो, बाय इन्वेस्टमेंट 392, बाय बैच 12,000, टू बैंक 4,04,000। मैं इसको दो इसमें स्प्लिट कर सकता। कैसे स्प्लिट कर सकता? 3 12,000, 12,000, इसमें से 12,000, ऐसे दो एंट्री कर सकता। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाके लिखा 3 टू बैंक, और इन्वेस्टमेंट में लिखा, सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट में लिखा 12,000 टू बैंक, गेटिंग इच एंड एवरी वन। फिर क्या हुआ? देखते ही देखते हमने कब खरीदा? 1/11 को, और ड्यू डेट कौन कौन सी है? ड्यू डेट है 30/6 और 31/12। 30/1/11 हुआ, देखते ही देखते 31/12 आ गया। 31/12 को क्या हुआ? हमने डिबेंचर बेचे क्या? नहीं हो सर। फिर 31/12 को आ गई ड्यू डेट। फिर ये जो इंटरेस्ट अकाउंट अपन ने बनाया उसके अंदर में बाय बैंक 18,000 रुपए लिखने पड़ेंगे। काय के बाय बैंक 18,000? अरे बाबा, कितने के डिबेंचर थे अपने पास में? 4 लाख नॉमिनल वैल्यू के, मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट है? 9%। तो साल भरे का कितना होता? साल भरे का होता 36,000 इंटू 6/12, 18,000। तो ये 18,000 लिखने पड़ेंगे ना। गॉट द पॉइंट। फिर क्या हुआ? देखते ही देखते 30/6 नहीं, 31/3 नहीं, उसके पहले 1/2 को हमने आधे डिबेंचर बेच दिए। अब आधे डिबेंचर बेच दिए, इसमें से 4 लाख में से 2 लाख के डिबेंचर बेच दिए। 2 लाख की कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख की 3 थी, तो 2 लाख की कॉस्ट कितनी होंगी? 2 लाख की कॉस्ट होंगी 392 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हो जाएंगी 196। 196 को कितने में बेचे? सोल्ड 2,000 डिवेंचर्स 9% एट द रेट ऑफ 102 पर डिवेंचर, कम इंटरेस्ट। मार्केट प्राइस एज ऑन 31/3/17, मार्केट प्राइस की बाद में देखेंगे अपन। अभी अपन ने 1-2 को जितने को बेचा उस देखेंगे, फिर अपन वर्किंग नोट यही बना लेता मैं फटाफट। सोल्ड एट द रेट ऑफ 102, कितने बेचे? 2,000। 2,000 इंटू 102 कितने होते रहे भैया मेरे? 2,04,000। 2,04,000 लेस इंटरेस्ट। क्यों कम इंटरेस्ट बोला था ना भाई? कम इंटरेस्ट, तो कम इंटरेस्ट यानी कितना हो गया? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने? 1-2। बैच कब खाया हुआ है? 31/12 को। 31/12 से 1-2 के बीच में 1 महीना होता, मल्टीप्लाइड बाय 1/12, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1,500 रुपये का बैच। यानी ये 1,500 माइनस कर दो, यानी ओरिजिनल सेल वैल्यू कितनी आ गई? नेट सेल वैल्यू 2,02,500, और कॉस्ट कितनी थी उसकी? अपने अब भी कॉस्ट निकाले थे 1,96,000 लेस कॉस्ट 1,96,000। यानी मैंने एक्चुअली डिबेंचर वैसे तो 2,04,000 में बेचे, आपको मालूम है,
लेकिन उसमें से 1500 काय के थे, कम इंटरेस्ट के थे। कैसा है कम इंटरेस्ट? अपनी ड्यू डेट थी 31/12 की और अपने बेचा कब? 1/2 को। 31/12 और 1/2 के बीच में कितने महीने का ब्याज है? 1 महीने का, वो हुआ 1500 रुपये का। तो नेट सेल वैल्यू होगी 2,02,500। कितने की कॉस्ट थी? 196। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ मेरे को 5000, ओहो 6500 का। सर इसकी एंट्री क्या होंगी? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है तो आपने क्या करना चाहिए? पॉज करके पहले एंट्री मार के देखना चाहिए और फिर नीचे जाके एंट्री देखनी चाहिए, तो ज़्यादा मजा आएंगी। क्या एंट्री होगी? बाय बैंक कितना रुपए आया? बाय बैंक आएगा 2,04,000। उसमें से टू इंटरेस्ट के नाम पे कितना है? इंटरेस्ट के नाम पे है 1500। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे कितना है? 2,02,500। मेरी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई? 196 से। तो मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो लिखो ना बांगड़ू, कितने का फायदा हुआ? 6500 का। देखो बोला एंट्री बराबर है क्या? भगवान करे एंट्री बराबर हो। देखो ये बैच की एंट्री है, ये 2,04,000, 196, 6,500, 1500। वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है। एनीवेज, तो देखो यहाँ पे एंट्री कर दिया, यहाँ पे बाय बैंक 2,500 बोला, यहाँ पे 6,500 का प्रॉफिट लिख दिया। प्रॉफिट इस साइड में आएगा। ओके, फिर बैलेंस कैरी डाउन कितने? 2 लाख डिबेंचर 196। और इंटरेस्ट अकाउंट में क्या हुआ? देखो 12,000 रुपये पहले हमने पे किया था जब हमने डिबेंचर खरीदे थे, फिर 18,000 रुपये अपन ने कमाए, बराबर है। जब ये डिबेंचर बेचे थे तो बाय बैंक 1500 का ब्याज आया। और अब इंपॉर्टेंट चीज, हमने 1/2/17 को सोल्ड किया, फिर देखते ही देखते 30/6 तारीख आ गई क्या? ये वाली नहीं, क्यों नहीं आई ये 30/6 तारीख? सर इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके पहले 31 मार्च आ गया जहां पे ईयर एंड होता है। यस, फिर 31 मार्च तक के ब्याज आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर 31 मार्च को हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री करेंगे। कौन से डिबेंचर पे? 2 लाख के जो बैलेंस इंटरेस्ट है उसके डिबेंचर उसमें। तो 2 लाख के ऊपर में एंट्री कितनी होगी? 2 लाख। सर कितना कचकच हो गया? 2 लाख इंटू 9% इंटू 6/12, वो कितनी हो रही? 4,500। और वो अपन यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? ये वाले फॉर्मेट को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करेंगे। मैं पहले पूरा क्लीन कर लेता ये क्वेश्चन को एंड देयर आफ्टर अपन एक बार और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मेरे को मालूम है आपके पास में लेक्चर वीडियो में है तो आप वापस इसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन रिवाइज आप करो उससे अच्छा मैं एक बार रिवाइज करता और आप ये भी वापस देखो ताकि आपको ग्रिप आ जाए। ठीक है, मैं इधर का भी क्लीन कर लेता एक बार। और अगर अपने को अब इसको बड़े फॉर्मेट में देखना तो अपन क्या करेंगे? नॉमिनल वैल्यू का एक कॉलम बना लेंगे, बैच का भी कॉलम उसी साथ बना लेंगे और कॉस्ट का भी। नहीं समझा सर? एक सेकंड मैं आपको फॉर्मेट बना के दे देता। देखो अब ये फॉर्मेट बना लिया, ये हो गया नॉमिनल वैल्यू, फिर इंटरेस्ट, फिर अमाउंट। अब मैंने पहले कब खरीदा था? मैंने पहले खरीदा था 1/11/2016 को। तो जब मैंने 1/11/2016 को खरीदा तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक। एंट्री क्या किया था मैंने? एंट्री किया था बाय 12% डिबेंचर बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक। कितने में खरीदा था मैंने? मेरे को जो याद आ रहा है वो खरीदा था मैंने 4,04,000 में। नहीं सर, 4,04,000 में से 12,000 बैच के दिए थे और 3,92,000 दिए थे डिबेंचर के। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी? 4 लाख। ये यहाँ पे लिख दिया। दिए कितने अपन ने? 12,000 दिए बैच के और 3,92,000 दिए डिबेंचर के। अगर आपके ध्यान में आ रहा होगा, देखो मैं हाईलाइट करके दे देता। ये जो पूरा कॉलम है, ये पूरा कॉलम एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का है। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम ये इन्वेस्टमेंट पे का है, और जो बीच में का कॉलम दिख रहा है वो इंटरेस्ट अकाउंट का कॉलम है। अपने को बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर दिस वन ओनली, इन्वेस्टमेंट कॉलम, लेकिन अपन ने वहीं पे इंटरेस्ट और वहीं पे नॉमिनल वैल्यू रख दिया ताकि अपने को आसानी चल जाए। फिर क्या हुआ? 1/11/16, देखते ही देखते साल खत्म हुआ और डेट आई। कौन सी डेट आई? फिर डेट आ गई 31/12। सर ये कौन सी डेट थी? यहाँ पे बैज मिलने वाला था। फिर मैंने लिखा बाय बैंक। कितने का बैज मिला मेरे को? मेरे को बैंक बैज मिला पूरे 4 लाख रुपए का बैज मिला। फिर मैंने क्या किया? वर्किंग नोट 1 बनाई, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 2। क्यों? क्योंकि वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट तो पहली बन गई अपनी, वो काय की बनी? ये एक्विजिशन कॉस्ट की। वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या आया? बैज वाली वर्किंग नोट नंबर
4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9% इंटू 6/12। क्यों 6/12? इसके पहले का बैच कब खत्म हुआ होगा? 30/6 को, इंटू 6/12 इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 9%, 36 इंटू है ना 18,000 रुपये का बैच। ये कहाँ लिखा मैंने? यहाँ पर 18,000 रुपये, 31/12। इसके बाद में 31 मार्च आ गया क्या डायरेक्टली? नहीं, फिर आया 2 तारीख, 1 फरवरी। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट बेची। कितने में बेची इन्वेस्टमेंट? अपन ने वर्किंग नोट कर लिया था पिछले बार, बाय बैंक। मैंने कितने डिबेंचर बेचे? 2000। कितने रुपए में बेचे मैंने? 2000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 102, यानी मैंने बेच दिए थे 2,04,000 रुपए में। इसमें से टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने महीने का? कितने महीने का बैच है? 1 मिनट लिखन तो पहले। बैच 1500 रुपए, कहां से कहां तक के का है? 31/12 ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके, तो इसके पहले जब बैच मिला होगा, वापस बोलता मैंने ये डिबेंचर मैंने बेचे। अब जिसको बेचे तब कितने तारीख को बेचे मैंने? 1/2/2017 को बेचे। और मैंने कब डिबेंचर खाया था? 2016 का। तो कहां से कहां तक के का लेना है? ट्रांजैक्शन डेट से पहले की डेट जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा। मैंने इंटरेस्ट कब खाया हुआ है? 1/31/12/16 को खाया हुआ है, और उसको कब बेच रहा? 1/2/17 को। तो मैंने मेरे पास में डिबेंचर कितने महीने के लिए रखे थे? 1 महीने के लिए। तो मैं सामने वाले से कितने का बैच एक्सपेक्ट कर रहा हूं? 1 महीने का। गॉट इट? तो 1 महीने का बैच कितना हो गया? 1 महीने का बैच हो गया 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9% इंटू 1/12 इज इक्वल टू 1500 रुपए। तो 1500 रुपए का बैच, तो 1500 का बैच। और थे कितने की इन्वेस्टमेंट? 2 इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट है ये? 1,96,000 की। तो बचे हुआ क्या हुआ? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का लॉस है? 6,500 का। एक ही जगह पे सब लिख डालता, देखो मैं, प्रॉफिट है, सॉरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे लिख दिया। बाय बैंक कितनी इन्वेस्टमेंट बेची मैंने? 2 लाख की। इसमें बैच 1500 रुपए 1 महीने का। और यहाँ पे कितना लिखूं? 196 की इन्वेस्टमेंट गई। कितने में गई? 2,02,500 में वर्किंग नोट बनाई थी, तो 2,02,500। ये 2,04,000 के 2 टुकड़े, 1500 बैच के और 2,02,500 डिबेंचर के। 2,02,500 में डिबेंचर बेचे, माइनस 196, 6,500 का फायदा हुआ। यहाँ पे भी जब मैंने बैच निकाला था ना 12,000 रुपए, तो 12,000 की वर्किंग नोट कैसे किया था? मैंने कब खरीदा था? 1/11 को, बराबर है। अब ये 1/11 को जब मैंने खरीदा था, तो इसके पहले की जिससे भी खरीदा होगा, किसी ना किसी से, अंडू बंडू चंडू, किसी से ना किसी से खरीदा होगा ना, समझ लो मैंने खरीदा होगा एक आधे बंडू से। तो बंडू के पास में डिबेंचर पहले से थे, उसने बैच कौन से तारीख को खाया होगा? 30/6 को। और मैंने कब खरीदा? 1/11 को। तो 30/6 से लेके तो 1/11 के बीच में कितने महीने होते? 4 महीने। तो फिर मैंने ये 4 लाख पे वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या किया होगा? 4 लाख के ऊपर में 9% इंटू 6/12 नहीं, 4/12 लिया होगा। आपको क्वेश्चन था ना कहां से कहां तक के बैच गिनते करके सर, कौन से डेट से लेके तो कौन से डेट तक के? तो 9 चौक 36 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12,000 रुपए। इस तरीके से ये 12,000 आया। अब क्या हुआ? अब अपने पास में 1 मिनट अभी बाकी है। क्या? ये 2,02,500 लिख दिए, जबकि ये है कितने के? 196 के। तो यहाँ पे लिखो दो ना यार, प्रॉफिट मेरे को कमाल करते हो। 1,2,16 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन से कॉलम में जाएगा? इन्वेस्टमेंट के कॉलम में। फिर आ गया 31/3/2017। 31/3/17 को देखो 4 लाख की थी, 2 लाख की बेच दी, तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है। इसकी कॉस्ट कितनी है रे? इसकी कॉस्ट है 196। 1 मिनट, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दी थी, मार्केट प्राइस है 97, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, एक एक डिबेंचर 100 का, मल्टीप्लाइड बाय 97, 2 लाख इंटू 97 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस 194 है मेरे दोस्त, और कॉस्ट है उसकी 196। अब मेरे को बताओ कॉस्ट पे लिखूं कि मार्केट प्राइस पे लिखूं? अगर मेरी डिबेंचर अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखे हुआ है, लेना बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है। इफ इट इज माई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट।
और अगर ये मेरी करंट इन्वेस्टमेंट रहती तो इट विल बी रिटर्न एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि करंट है या फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड है तो 196 में लिख दूंगा एक काम, और एक काम बचे हुआ है कौन सा, 31/3/17 को बैज। ये 2 लाख के डिबेंचर के ऊपर में 3 महीने का बैज एक्रू हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को ये देखो, यहाँ पे तो बैलेंस लिखा, यहाँ पे बैंक लिखा, यहाँ पे 31/3/17 को और एक लिखना पड़ेगा मेरे को, बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल। कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल, थर्ड वर्किंग नोट, फोर्थ वर्किंग नोट जो भी है, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9% इंटू 3/12। मैंने पिछले बार 6/12 लिखा था, इसलिए आपका आंसर 9,000 आ रहा था, वो 4,500 आना चाहिए था। ये 3/12 था, तो ये आ गया 4,500। अब ये हो गया टैली। अब देखो क्या हुआ, इसकी नॉमिनल वैल्यू थी 4 लाख, रेड पेन से लेता मैं, इसकी नॉमिनल वैल्यू थी 4 लाख, यहाँ पे आ गया 4 लाख। बैज अपन ने टोटल कितना कलेक्ट किया, 18,000 रुपए। ये 18,000 रुपए कब मिले अपने को, 6 महीने के। अपने को 31/12 को बैज मिला और अपन ने खरीदा कब, 1/11 को। 1/11 से 31/12 2 महीने में बैज मिल गया 18,000। नहीं सर, 2 महीने का बैच नहीं, 6 महीने का मिला बैच। और 6 महीने का बैच कब मिला, जब अपन ने 4 महीने का बैच पे किया। तो 18 - 12 6,000, 2 महीने का बैच 6,000 मिला अपने को। तो वी पेड 4 months इंटरेस्ट एंड वी गॉट 6 months इंटरेस्ट। ऐसा ये 6,000, ये 1,500, 7,500 और ये 4,500 जो मिलने वाला है, 7 और 4 11, तो ऐसा 12,000 रुपये का बैच होता। लेकिन अपन क्या करेंगे, टोटल कमाई कितनी हो गई अपनी, टोटल कमाई हो गई अपनी 12,000 रुपये। तो पीएनएल में कितना जाना चाहिए, टू पीएनएल 31/3 को जाना कितना चाहिए, 31/3 को जाना चाहिए 12,000। अपन कैसे निकालेंगे, लेकिन 18 और 1 13, इधर की पूरी टोटल कर लेंगे, 18 और 1 19, 19,500, फिर 20, इधर की टोटल हुई 24,000। ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर आ गई 12,000, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 196। ये हो गया बैलेंस। इन दिस वे यही क्वेश्चन, देखो मैं एक जैसे क्वेश्चन 3 कर लिया अभी, ताकि आपको कहीं पे कोई क्वेरी नहीं रहे। आप एक बार वापस, अब कैसा होगा, देखो जब आप पहले लेक्चर देख रहे थे तब आपको कुछ भी नहीं मालूम था, आधा दिमाग कैलकुलेशन में था, आधा दिमाग टॉपिक और कंसेप्ट में था। अब आपको सब चीजें मालूम है, आप एक बार वापस रिवाइज कर लेना लेक्चर को, हर चीज खटाखट खटाखट क्लियर हो जाएंगी। एनीवेज, अब दूसरा मैटर, सपोज इसको मैं 194 में लिखता तो क्या होता था। सपोज ये मेरी करंट इन्वेस्टमेंट रहती तो क्या होता था, मैं इसको लिखता था यहाँ पे 194 में। सर फिर टैली नहीं होता ना, क्योंकि इधर की टोटल 3,92 और 6,500, तो इधर की टोटल आ जाती थी 398,500, और इधर की टोटल 398,500 आती नहीं थी। फिर मैं 2,000 का लॉस लिखता था यहाँ पे 194 लिखता था 2,000 का लॉस ऑन रीवैल्यूएशन लिखता था मैं यहाँ पे। क्या लिखता था मैं यहाँ पे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, और वो कहाँ मरता था, पीएनएल में। इस तरीके से जाता था अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट रहती थी। अब देखो वाला क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है, नोट, कम इंटरेस्ट मींस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट मींस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक भी ये पूरे क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट का विषय नहीं आया था। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, जिसको मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट बोल रहा था वो लॉन्ग टर्म बोला गया। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। जैसे अपन ने जर्नल एंट्रीज बनाया वैसे बनाए गए, और जिस तरीके से अपन ने नया फॉर्मेट दिया यहाँ पे भी नया फॉर्मेट दिया, लेकिन इन्होंने इसको लॉन्ग टर्म ट्रीट किया। हियर इट इज कंसिडर्ड दैट इन्वेस्टमेंट्स आर long term, hence it is valued at cost. If it would have been current cost, then balance would have been 194 and loss on revaluation rupees 2,000 transferred to P&L। ऐसा होता था। सर समझ में आ गया, लेकिन जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करते तब तक के नहीं होता। तो इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर डालना यार। और एक काम करता, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता, मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन एकदम चिरकुट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ब्रोकरेज है, उतना कर लेने का। मॉड्यूल का इल्यूस्ट्रेशन 1 और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 करना। अपने नोट्स का एक क्वेश्चन है, 1 मिनट आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, नोट्स क्वेश्चन। आपको आगे से ये आपके नोट्स में, इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ही नोट्स क्वेश्चन के नाम पे दिखेगा। कहाँ गया, आगे से रख गया क्या, हाँ शायद। यहाँ पे आपके पास में आएगा नोट्स क्वेश्चन। तो नोट्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, अनुग्रह लिमिटेड। अब उसमें एक्स इंटरेस्ट वगैरह भी रहेगा, तो एक्स इंटरेस्ट में क्या होगा, सपोज अपने को दिए हुआ है
यहाँ पे सोल्ड 200 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ होल्डिंग एट ₹100। तो हम क्या करेंगे, 200 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100, यानी कितने होते रहे 200 इंटू, ये हो गए मेरे 1 2 3 4 20,000 रुपये में बेचा। कब बेचा? 1 जुलाई में। पहले बताओ मेरे को ड्यू डेट कौन सी है? ड्यू डेट है 30 सितंबर और 31 मार्च। मैंने कब लिया? 1 जुलाई में बेचा। इसके पहले की डेट कौन सी होंगी? 31 मार्च। अप्रैल मई जून 3 महीने का बैच। 3 महीने का बैच कितना होगा? 20,000 रुपये। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 20,000। 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16%। इंटू कितना? डिवाइडेड बाय 12 और ऊपर में कितना? 3। तो 20,000 इंटू 16% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 20,000 इंटू 16% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू होगा 800 रुपये। तो 800 रुपये का बैच, तो टोटल उसको कितने दिए होंगे अपन ने? 20,800। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? 20,000 रुपये दिए डिबेंचर के और 800 रुपये दिए इंटरेस्ट के। और कम इंटरेस्ट में क्या था? दोनों इंक्लूडेड रहता, तो अपन इंटरेस्ट माइनस करते थे ताकि डिबेंचर की कीमत समझे। यहाँ पे डिबेंचर की कीमत दी हुई है, सिर्फ अपने को काय की कीमत निकालनी थी? बैंक से। अब अपन जब बेचेंगे तब बोलेंगे बाय बैंक। कितने रुपए है? 2,08,000 रुपए। और बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कितने, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कितने आए हुए? 800। और बचे हुए जो आए हुए 2,07,200, ये काय के लिए आए हुए? डिबेंचर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है वो माइनस करो इसमें से। नहीं, 2,07,200 नहीं आएंगे, सॉरी यहाँ पे बाय बैंक बोलेंगे अपन 2 लाख, अरे यार 2,08,800। क्यों? टोटल पैसे आए आपको 2,08,800 नहीं है वो, सो सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। टोटल आया 20,800, उसमें से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 800 और टू इन्वेस्टमेंट के नाम पे कितना है? 20,000। अब उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो, जो भी कॉस्ट होगी। तो वर्किंग नोट में आपको क्या करना पड़ेगा? 20,000 माइनस कॉस्ट जो भी होंगी माइनस करना, तो प्रॉफिट आ जाएगा। सोल्यूशन में आपको 1 सेकंड के लिए बता देता अगर सोल्यूशन होगा तो। सोल्ड वाला होना ना आपको, सोल्ड वाला ये देखो यहाँ पे, लेकिन इसमें ब्रोकरेज भी था 200 रुपये का, वो अपना ध्यान नहीं है। तो रिसीव्ड प्राइस देखो 20,000 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस, 200 रुपये का ब्रोकरेज गया, यानी 19,800 प्योरली काय के आए? डिबेंचर के आए। और बैच के कितना है? अलग से 800। अपन ने 20,000 लिए थे, माइनस किए थे उन जो भी होगा कॉस्ट, ये कॉस्ट जो भी आती होंगी दैट इज अ डिफरेंट इशू। आप बाकी का सोल्यूशन मत देखो, तो मालूम पड़ा आपने पूरा पूरा छापी डाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 आपको होमवर्क है, करो जैसा जमे वैसे, लेकिन आप करेंगे तो समझेंगे, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट वन। अच्छा, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट 10 मार्क का सिर्फ फर्स्ट ग्रुप में पूछते, इसके ऊपर में सेकंड ग्रुप के 4 टॉपिक डिपेंडेंट है, यानी समझ लो कि अगले ग्रुप का 41 मार्क का इसी पे डिपेंडेंट है। आज तक के मैंने कोई स्टूडेंट नहीं देखा कि जिसने इन्वेस्टमेंट का टॉपिक छोड़े हुआ है करके, हर एक को जमता, तो आपको भी जमना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।